नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा विगत 30 वर्षों के जो भी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का एक विश्लेषणात्मक रूप से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, जैसे कि हमने भारत के भूगोल से शुरू किया था, भारत का भूगोल, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तदुपरांत हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न खंड जैसे कि मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स से संबंधित हमने चर्चा की है। और आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, आज साइंस के पोर्शन से लेकर हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पाएंगे, स्लाइड पर आप देख पाएंगे तो ये साइंस का जो पोर्शन होगा आपके समक्ष, ये साइंस का फिजिक्स वाला हमारा पोर्शन होगा। तो दोस्तों, यह हमारी आज की पहली क्लास होगी। इस वीडियो में हम फिजिक्स के जितने भी प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे साइंस के फिजिक्स खंड के अंतर्गत। इसके उपरांत साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, उसके बाद बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है। तो 3 क्लास में इसको हम 3 लेक्चर के साथ इसको फिनिश करेंगे साइंस वाले पोर्शन को। लेकिन दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपके समक्ष एक अच्छा सा मोटिवेशन कोटेशन रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरी क्लास की विशेषता रहती है कि जैसे कि आपके आंसर राइटिंग जब शुरू करते हैं तो आंसर कैसे शुरू किया जाए, तो वैसे ही मेरे लिए ये आदत सा बन चुका है कि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शुरुआती मोड पर लाने के लिए मोटिवेशन कोटेशन का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा किस प्रकार का कोटेशन है। देखिएगा, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। क्या है? जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इस लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इस लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना तो है ही सभी को, जीना तो सभी को है ही सही, लेकिन मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की जो रूपरेखा होती है प्रारंभिक चरण में, तो आप जानते होंगे कि जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहां पर आप कई सारी चीजें जैसे कि यूपीएससी और एमपीपीएससी, ये 2 प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए 2 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करने वाली जो संस्थाएं हैं, इसके द्वारा प्रारंभिक परीक्षाएं और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती हैं। इससे संबंधित जो भी आपको कंटेंट मिलता है वह आपको जीएलसी आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो पाएगा। प्ले स्टोर पर इसके एप्लीकेशन पर आपको ये सारी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप चाहें कि ये आपको जो यहाँ पर क्लासेस संचालित कर रहे हैं विभिन्न शिक्षक, तो उनके द्वारा यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज जो चलाई जा रही है उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यदि आप प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर प्राप्त हो पाएगा। और आखिरी बात एक और यह है दोस्तों, जो ब्रह्मास्त्र और रामबाण से संबंधित जो सीरीज आपके लिए गुरुजी के द्वारा जो बनाई जा रही है, वो भी आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी एप्लीकेशन पर इंस्टॉल करके वहां पर इस सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, तो उसको भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और आपके लिए उद्घोषणा है कि 23 जून को मुख्य परीक्षा की एक भव्य रणनीति के साथ क्लासेस संचालित होगी और गुरुजी के सानिध्य में और विभिन्न शिक्षकों के सहयोग से यह एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की एक टारगेट बेस के रूप में संचालित क्लासेस की जाएगी। तो यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर इसका लाभ लें और एक निर्धारित समय में एक उचित परिणाम के साथ आप यहां से ज्ञान को एकत्रित करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। आज के क्लास का जो पहला प्रश्न होगा आपके समक्ष, एक बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। अब बल का मात्रक आप तो जानते होंगे न्यूटन है, लेकिन यहां पर हम चर्चा करेंगे कि अन्य जो विकल्प दिए हुए हैं तो अन्य विकल्प से कैसा प्रश्न बन सकता है। जैसे कि दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन विकल्पों में एक ही बनने को दिखाई देता है, वो होता है आपका फर्मी। फर्मी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जब अचानक फर्मी आ जाएगा कि फर्मी किसका मात्रक है, अगर यही बल की जगह अगर लिखा होता फर्मी, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाता। क्लियर है? तो जैसे कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये तो सभी को क्लियर है, क्योंकि आइजैक न्यूटन के द्वारा आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए हैं। और गुरुत्वाकर्षण का जो पहला नियम होता है, उस पहले नियम के उपरांत आप दूसरा नियम देखते हैं, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो यह नियम आपको बल की उत्पत्ति, और पहला नियम जो होता है जड़त्व का नियम, वो भी बल की उत्पत्ति को सूचित करता है। तो हम कहेंगे कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन, क्योंकि आइजैक न्यूटन के द्वारा बल का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, बल के बारे में बतलाया गया था। इसी प्रकार अब फर्मी की बात करें तो फर्मी का आखिर अगर ये मात्रक कहें तो फर्मी किसका मात्रक है, तो हम सीधा सा शब्दों में कहेंगे कि फर्मी यह दूरी का मात्रक है। अगर एक शब्द में कहें तो आप सोच रहे हो कैसे दूरी का मात्रक, थोड़ा सा समझाइए। तो
आपने सुना होगा दोस्तों कि हमें परमाणु की त्रिज्या या फिर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करना हो तो हमें एक सूक्ष्म पैमाने की आवश्यकता होती है। वह सूक्ष्म पैमाना कौन सा होगा? आपका फर्मी, क्योंकि एक फर्मी बराबर होता है दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर, तो इतनी कम इसकी दूरी की इकाई है, तो इसलिए हमारे परमाणु का आकार भी छोटा होता है, नाभिक का आकार भी छोटा होता है। तो इन दोनों के आकार या त्रिज्या को मापने के लिए हमें फर्मी पैमाने का उपयोग करना पड़ता है, और एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 इसकी वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, और यदि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्मी के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो परमाणु और नाभिक की त्रिज्या का या आकार का मापन किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान से रखना है और ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। अब यदि बात करें परमाणु की त्रिज्या की, तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 की पावर -10 जबकि मीटर, ठीक है। और जबकि नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर होती है। दोनों में दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे दोस्तों। आप पहले प्रश्न में अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर आप से पूछा जाए कि आपका जो एक होता है कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, अगर पूछा जाए कि परमाणु और नाभिक की त्रिज्या में कितना अंतर होता है, तो 10 की पावर -5 आप अंतर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो आपका नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 होती है। तो दोनों का अंतर कितना होता है? 10 की पावर -5, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्नों को जब टफ बनाया जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न रखे जा सकते हैं, और इस बार आपका साइंस के अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, तो अच्छे से इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। अब यहां पर आपको मैं 3 शब्द बताऊंगा, ठीक है। 3 शब्दों की चर्चा करेंगे, और 3 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपने सुना होगा, तीनों से सारे शब्द लिख देते हैं। एक होता है आपका प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध होता है मतलब विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। तीसरा होता है चालक, और चौथा होता है चालकता। 3 शब्दों को विशेष तौर पर हम समझेंगे। एक होता है आपका प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता, एक होता है आपका चालक, और एक होता है चालकता। ध्यान रखने का, जो आपका प्रतिरोधकता होती है, या फिर आप कहें प्रतिरोधकता को यहां पर एक और शब्द मेंशन करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। और जो चालकता लिखी हुई है तो इसे कहेंगे हम विशिष्ट चालकता। क्लियर है? तो शब्द अगर ध्यान रखें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो रहा हो तो ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रतिरोध होता है तो यह मान लीजिए आप कि प्रतिरोधकता एक हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, एक नाम हो गया आपका चालकता, विशिष्ट चालकता, तीसरा हो जाएगा प्रतिरोधकता, और आखिरी हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्लियर है? ये चारों शब्दावली से प्रश्न बनने की संभावना लगती है। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे प्रतिरोधकता मतलब विद्युत की, ये सभी विद्युत का है आपका, विद्युत की चालकता, विद्युत की विशिष्ट चालकता, विद्युत का प्रतिरोधकता, विद्युत का विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो सब विद्युत के हैं, ठीक है। तो विद्युत की यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछी जा रही है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है R = V/I, जानते होंगे आप, या फिर आप कहें तो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यही आपका किसका नियम कहा जाता है? इसे ओम का नियम, ओम का नियम।
तो इस ओम के नियम से यह स्पष्ट हो पाता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके विभव के समानुपाती होती है। क्या कहा मैंने? किसी परिपथ में, जो टर्मिनल होता है आपका, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके समानुपाती हो रही है? उसके विभव के समानुपाती होती है। और जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर RI हो जाता है। जो ये आपका R होता है, यह R होता है आपका विद्युत का प्रतिरोध, विद्युत का प्रतिरोध। क्लियर हुआ? तो विद्युत का प्रतिरोध जिसे किससे सूचित किया जा रहा है? R से। यह एक प्रकार का नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो नियतांक क्या होगा आपका? विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध की अगर परिभाषा अगर बोलना चाहें, इसी फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि विभव तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत की क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। विद्युत का प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका? कि धारा, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध बोला जाता है। तो इसी का मात्रक जो होता है ओम का नियम कहा जाता है। ओम के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया, तो प्रतिरोधकता का मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका? ओम, जो कि आपको थर्ड विकल्प में देखने को मिलेगा, सी विकल्प आपका ओम। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे, ये तो हमने देखा क्या है? प्रतिरोधकता। अब अगली चीज देखेंगे हम यहीं पर, एक होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है इसको देखिएगा। अब इसको मैं रफ करूंगा, सारे शब्दावली को एक एक करके देखेंगे, देखिएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोधकता, अब विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? यह होता है आपका एक सिंबल जिसे क्या बोला जाता है? महो, ओम का विपरीत। या तो आप इसे क्या बोलेंगे? ओम मीटर इनवर्स। क्या कहेंगे? ओम मीटर इनवर्स। या फिर सीधा कहिए, यह सिंबल होता है आपका ओम का, और इसमें मीटर लगाइए और माइनस लिख दीजिएगा क्या? ओम मीटर इनवर्स। तो आपका अगर विशिष्ट प्रतिरोधकता की आपको परिभाषा देखनी है तो अब देखिएगा कि जो आपका प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है आपका प्रतिरोधकता। क्या कहा मैंने? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो रहा है आपका? प्रतिरोधकता। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, या फिर आप कहें जो R होता है आपका विद्युत प्रतिरोधकता, आप ही बताइएगा मुझे। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी एक छड़ है और दूसरी छड़ के आकार ये है आपका। ठीक है, अब इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रवाह होगा, तो यहां पर भीड़ ज्यादा होगी क्योंकि रास्ता छोटा है। तो रास्ता छोटा है तो यहां पर उस पर विरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर इसकी लंबाई करें या फिर इसकी मोटाई, क्षेत्रफल कहें, तो यदि R की बात करें, जो आपका प्रतिरोध होता है, यह प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्षेत्रफल के। क्या कहा मैंने? कि इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। दोनों में से क्षेत्रफल किसका कम है? इसका कम है। तो क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका प्रतिरोध जो होता है वह प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा होगा आपका कि जो प्रतिरोध होता है वह समानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई किसकी? परिपथ में तार की लंबाई। ठीक है, तार की लंबाई। अब देखिएगा, मैंने एक तार ये बनाया, दूसरा तार अगर मैं इसी को इतना ही बड़ा रखें, जैसे कि मान लिया जाए एक और तार इतना ही बड़ा ले लिया, अब इसकी लंबाई ये है। ठीक है, अब ध्यान रखना, लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। तो लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, जबकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों से एक नया फॉर्मूला बन जाता है, उसे कहेंगे हम, जो आपका R होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। क्लियर हुआ? जैसे इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा R बराबर, यह हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध L/A। क्लियर हुआ? नया फॉर्मूला कौन सा बन गया आपका? ये वाला। ठीक है, अब इससे एक नया फॉर्मूला निकालेंगे। यहां पे देखिएगा आप लोग, L होता है आपका क्या? मीटर, और यह तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से क्या होगा? ये आपका तो ऊपर ये हो गया, और L से L का मीटर होगा तो ये मीटर लिखा मैंने, और मीटर के नीचे A होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस मीटर से आपका कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? मीटर, और सामने आपका क्या है? प्रतिरोध। अब देखिएगा, R बराबर अपॉन M हो गया। ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता। फिर मैं कहूंगा जो ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है आपकी, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता के बराबर अगर करना है तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका R और ये हो जाएगा आपका मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर। तो ओम मीटर किसकी यूनिट हो गई आपकी? ओम मीटर हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे इनवर्स जो लिखा था तो इनवर्स हटाइएगा।
आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी अगर पूछा जाए तो ओम मीटर। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर हो जाएगी। जबकि अगर देखें कि विशिष्ट चालकता की इकाई वो हो जाती है आपकी ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम मीटर ये 1 है आपका। ठीक है, ओम मीटर इनवर्स। जबकि चालकता की पूछा जाए, चालकता की इकाई हो जाएगी आपकी ओम इनवर्स। ठीक है, ओम मीटर इनवर्स किसकी? विशिष्ट चालकता की, और चालकता की हो जाएगी आपकी ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है। अब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आप जानते होंगे। अब प्रकाश वर्ष की पहले परिभाषा बतलाते हैं आपको। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में, क्या कहा मैंने, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी। क्या कहा मैंने? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, यही क्या कहलाती है आपकी प्रकाश वर्ष। अब एक वर्ष में यह कितनी दूरी तय करता है प्रकाश वर्ष, और दूरी का मात्रक, यहां से तो स्पष्ट हो गया कि किसका मात्रक है आपका, दूरी का मात्रक है। तो ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष लिखा तो समय का मत कर दीजिएगा, समय कभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए। यह किसका मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक। अब प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या हो जाएगी इसका मान? प्रकाश वर्ष की वैल्यू हो जाएगी 9 पॉइंट है यहां पर। ठीक है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में कहेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या फिर 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका हो जाएगा, दूरी का मात्रक, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हार्स पावर में दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? विकल्प नंबर सी 446 एक हार्स पावर में वाट होते हैं। वाट किसका मात्रक है? वाट बताइए, ये वाट किसकी इकाई है? ये है आपकी शक्ति की इकाई। किसकी इकाई? आपकी शक्ति की इकाई। हार्स पावर में इसे मापा जाता है, शक्ति को मापा जाता है, उसकी यूनिट आपकी वाट हो जाती है। उसका जो हॉर्स पावर का मान होता है वो आपका 746 हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? अब ध्यान रखिएगा, ऊष्मा की इकाई नहीं है पूछा जा रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर गलत पढ़ा तो, अगर नहीं पढ़ा तो सीधा पहला विकल्प लगा देंगे कि कैलोरी होती है ऊष्मा की इकाई। अब यहां पर मैं आपको यह समझाऊंगा कि ऊर्जा और ऊष्मा में क्या अंतर है। ठीक है, एक ऊष्मा होती है, एक ऊर्जा होती है। जैसे कि मैंने कहा, एक वस्तु यह है आपकी और दूसरी वस्तु यह है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक हो गई, एक दूसरी वस्तु ये हो गई। इसका तापमान कम है और इसका तापमान क्या है, अधिक है। अब अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसका? ऊर्जा का। ये ऊर्जा का स्थानांतरण जिस रूप में होता है उसे कहा जाता है ऊष्मा। और ऊष्मा की जो इकाई होती है वो कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी होती है और किलो जूल होती है। ऊर्जा का ही एक रूप होता है आपका ऊष्मा। ऊर्जा का ही एक रूप होता है, क्या कहा मैंने? ऊर्जा का ही एक रूप होता है ऊष्मा। इसलिए किलो जूल भी इसकी इकाई हो सकती है, किलो कैलोरी भी हो सकती है और कैलोरी इसकी एक ऐसा यूनिट हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नहीं है पूछा जा रहा है। तो वोट किसका मात्रक है? तो वोट मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि यह शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक वोट हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। आपने दोस्तों एक और चीज सुनी होगी, मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ ध्यान रखिएगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेको हेक्टो किलो मेगा गेगा टीरा पेटा हेक्सा हेप्टा, यूनिट सुनी होगी आप लोगों ने। तो इसी का प्रयोग करते हैं। किलो कैलोरी, इसका मतलब 10 की पावर 3। अगर आपका यहां पर किलो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो इस रूप में अगर हो, या फिर डेको हेक्टो किलो, डेको का मतलब 10 की पावर 1, डेको हेक्टो 10 की पावर 2, डेको हेक्टो के बाद आएगा किलो 10 की पावर 3, डेको हेक्टो किलो के बाद मेगा 10 की पावर 6। तो ऐसे यूनिट से बढ़ती जाती है। मैं आपको बतला दूंगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर जरूर चर्चा करूंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है आपका, वो ऑडियोफोन होगा या ओडोमीटर होगा, दोनों में से आपको चयन करना है। तो ध्यान रखना, अब आप यहां पर देखेंगे कि एनीमोमीटर भी यहां पे बताया जा रहा है। तो एनीमोमीटर किसका है, उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपका ऑडियोमीटर किसका है। ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला प्रमुख यंत्र क्या हो जाएगा आपका, ऑडियोमीटर। ये तो हो गया किसका, कहां गया प्रश्न अपना, ये ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र विकल्प नंबर आपका डी हो जाता है, जो कि ऑडियोमीटर है। ठीक है, जबकि एनीमोमीटर अगर पूछा जाए कि एनीमोमीटर किसका मात्रक है, तो एनीमोमीटर हो जाएगा आपका किसका, वायु की गति मापने वाला। ठीक है, वायु की गति मापने वाला यंत्र, वायु की गति मापने वाला यंत्र। क्लियर हुआ? तो वायु की गति मापने वाला यंत्र हो जाता का एनीमोमीटर, जबकि आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा आपका ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? अभी मैंने कहा था दोस्तों कि वायु की गति को मापने वाला यंत्र। अब वायु की गति से संबंधित कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको, तो पवन का वेग। तो पवन का वेग क्या हो जाएगा आपका, वायु की गति को मापने वाला यंत्र कहिए या पवन का वेग कहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है आपका, पवन का वेग मापा जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर की अगर कहें तो ध्वनि की तीव्रता हो गया। ओडोमीटर अगर कहें दोस्तों, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर अगर आ जाए दोस्तों, तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर किसके क्या है आपका, कौन सा यंत्र है, क्या मापा जाता है, तो वायु जो वाहनों के द्वारा दूरी तय की जाती है उसका मापन किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का, तो आपको पता होगा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। और हाइड्रोमीटर भी है यहां पर, और हाइग्रोमीटर, दोनों में मुख्य अंतर करना है दोस्तों। जो आपका हाइग्रोमीटर होगा, क्या कहा मैंने, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर पूछा गया तो हवा की आर्द्रता का मापन करता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या करता है आपका, हवा की आर्द्रता का मापन। ठीक है, हवा की आर्द्रता का मापन कर रहा, सॉरी यहां पर क्या लिखा, मैनोमीटर में लिख दिया। ठीक है, हाइग्रोमीटर में क्या हो जाएगा आपका, हवा की आर्द्रता का मापन करता आपका हाइग्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर पूछा जाए तो तरल पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व का मापन करता है, तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का मापन। तो तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जा रहा है आपका, हाइग्रोमीटर के द्वारा, जबकि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि मैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो गैसों का दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, गैसों का दाब मापने में। ठीक है, तो सभी का आपको पता चल चुका है। हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में का यंत्र है, मैनोमीटर गैस का दाब मापने वाला यंत्र है, जबकि हाइग्रोमीटर हो जाएगा हवा की आर्द्रता को मापने वाला प्रमुख यंत्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तापमान के प्रमुख यंत्र हैं, इसमें जल का प्रयोग भी किया जाता है, पारा का, अल्कोहल का, उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में। और आपका एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं कहा जाता। जिसमें अल्कोहल की जगह किसका, पारे का प्रयोग किया जाता है, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। एक आपका होता है पायरोमीटर, उच्चतम ताप को, ठीक है, सबसे अधिक तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों, उच्चतम तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधारण बैरोमीटर में पारा भरा जाता है, उपयोग सभी नहीं आएगा, इसमें पारा आएगा। ठीक है, साधारण बैरोमीटर जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो दूध का लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर आ गया दोस्तों। अब हाइड्रोमीटर आप बताइए, अभी देखा था हमने तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आंसर लेक्टोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व।
अगला प्रश्न, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? यह क्वेश्चन वही आपका लेक्टोमीटर आ जाएगा इसमें, विकल्प नंबर ए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, इनमें से कोई नहीं। एक भूचाल, भूचाल कहें तो यहां पे भूकंप, ठीक है। यहां पे क्या कहूंगा मैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों का मापन, ठीक है, भूकंपी तरंगों का मापन। एक और आपने सुना होगा दोस्तों, एक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। एक होता है आपका रिक्टर स्केल के बाद मर्केली, ठीक है। जो रिक्टर स्केल होता है यह भूकंप की तीव्रता मापता, भूकंप की तीव्रता, और सेम भूकंप की तीव्रता भी मर्केली स्केल भी मापता है। लेकिन अंतर क्या है कि यह आपका जो रिक्टर स्केल होता है, यह रिक्टर स्केल भूकंप आदि के समय, भूकंप के समय, जबकि जो मर्केली स्केल होता है यह प्रभाव के आकलन द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, ठीक है। यह प्रभाव देखेगा, उसके बाद बताएगा भूकंप की तीव्रता। तो यहां पे सिस्मोग्राफ हो जाएगा आपका भूकंप की चाल या भूचाल, जिसमें तरंगों का मापन किया जाता है। एस प्रकार की तरंग आई या आपकी पी प्रकार की तरंग आई या एल प्रकार की तरंग आई, किस प्रकार की तरंग का उद्गम हुआ है यह बतलाता आपका कौन? सिस्मोग्राफ, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, फेदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो समुद्र की गहराई में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, जबकि फेदोमीटर का समुद्र की गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका समुद्र की गहराई, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? दोस्तों एक और संवेग संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ा होगा, इसी प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जैसे कि अगर मैंने अभी आपको दो वस्तु बतलाई थी कि जो दो वस्तु हैं, दो वस्तु में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जैसे कि एक वस्तु ये, दूसरी वस्तु ये, इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम, और माना कि इसका तापमान अधिक है, तो ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर हो रहा है, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है। ऊर्जा जो यहां थी आपकी वो किस में आ गई है? इसमें आ गई है। जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है तो ऐसे हम कहेंगे कि ऊर्जा का ना तो समाप्त होती है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, और ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है, सिर्फ ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जल है, जल की ऊर्जा कुछ है, स्थैतिक ऊर्जा है। अगर जल वाष्पीकृत होकर अगर गैस में परिवर्तित हो जाए तो गैस में उसकी ऊर्जा रहेगी और द्रव में अलग ऊर्जा रहेगी, तो ऊर्जा का इस मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया। मतलब कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम में कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के रूप में स्थानांतरण होता है, जबकि इसका ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। ऊर्जा ना तो सृजित हो सकती है और ना ही इसका विनाश होता है, तो विकल्प नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी होता है आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में। कब? 1687 में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और क्या कहा यह समझ लीजिए आप। गुरुत्वाकर्षण में जो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में कब यह कहा गया कि जो ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, ब्रह्मांड में जो दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे हम? F। ये जो F होता है, इन दोनों पिंडों की जो दूरी है, इन दोनों पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जबकि इन दोनों का कुछ द्रव्यमान होगा, तो वह जो आकर्षण बल होगा इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए, तो उसमें क्या कहा जाता है कि दो पिंडों के मध्य जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। जबकि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है आपका वही गुरुत्वाकर्षण बल। जब
जब दोनों इक्वेशन को एक कर दिया जाता है तो आपका बन जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे ये प्रोपोर्शनल हटता है तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो ये कैपिटल G है इसी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहा दोस्तों कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहा जा रहा है? ये कैपिटल जी, जिसे आप इसको लेवल पे छोटी जी बड़ी जी बोलते हैं, जो बड़ी जी है ये, ठीक है, छोटी जी नहीं है। तो बड़ी जी को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी कुछ वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या फिक्स होती है आपको पता होगा, 6.67 इंटू 10 की पावर, शायद क्रॉस चेक कीजिएगा, जी का कुछ वैल्यू होता है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। सिंपल सा पूछा गया था किसने प्रतिपादित किया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। कब प्रतिपादित किया? 1687 में। और ये सारी बातें बतलाई, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आ गया आपका सार्वभौमिक नियम, सार्वत्रिक नियम जिसे बोला जाता है। तो किसने दिया? अभी चर्चा की थी हमने, न्यूटन ने। गैलीलियो ने क्या दिया है? गैलीलियो ने क्या दूरबीन के माध्यम से देखा था इसने ग्रहों को? तो गैलीलियो वो है आपका। कोपरनिकस कौन है? कोपरनिकस ने आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या कहा था कि सूर्य केंद्र में स्थित है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह कोपरनिकस ने कहा था। और कब कहा था? 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने अपनी अवधारणा दी थी। उसकी अवधारणा को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा या सूर्य केंद्रीय अवधारणा। आइंस्टीन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। आइंस्टीन का ऊर्जा संरक्षण का नियम है E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। तो यह भी आपको पता होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ठीक है। तो उसका भार क्या होगा? तो आंसर बताइएगा। शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, और सभी गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने जाऊंगा। देखिएगा, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, F बराबर क्या होता है? mg। आपका जब न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो वहां से निकलकर आपका आता है F बराबर mg। क्लियर हुआ? यहां पर जो F है, ये F क्या है आपका, और यहां पर जो m है ये क्या है? m हो जाता आपका क्या? द्रव्यमान। और बल क्या हो जाता है? एक प्रकार से आपका भार है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि भार जो होता है, भार जैसे कि मेरा कुछ भार है, तो ध्यान रखना जो भार होता है ये गुरुत्वीय त्वरण से रहित होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण से क्या होगा? रहित। जबकि आपका जो द्रव्यमान होता है इसमें गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल होता है। गुरुत्वीय त्वरण शामिल होता है, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण शामिल है, इसका मतलब अपना जो वजन है उसमें आपका ए भी जुड़ेगा, तब ये बन जाएगा आपका द्रव्यमान। जबकि भार केवल क्या होता है? आपका F जो होगा वो केवल भार होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि हम चंद्रमा के सतह पर जाते हैं, चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो वहां अपना द्रव्यमान कम होता है, भार कम नहीं होता है। क्या कहा मैंने? द्रव्यमान कम होता है, भार कम नहीं होता है, क्योंकि भार अपरिवर्तित है। गुरुत्वीय त्वरण का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा वहां पर क्या होगा? आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि अपना जो द्रव्यमान है इसमें आपका क्या जुड़ा हुआ है? आपका 9.8 जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का 9.8 गुरुत्वीय त्वरण है। और हमारे पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वीय त्वरण कहां पे मिलेगा? आपको चंद्रमा पर मिलेगा। और चंद्रमा का जब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 होता है तो हमारा जो वहां पर जो द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान 1/6 हो जाएगा। क्या कहा मैंने? 1/6 हो जाएगा आपका द्रव्यमान, यदि आप कहां पर जाएंगे? चंद्रमा की सतह पर। अगर आप मान लिया जाए आप 24 किलो के हैं, कितने? 24 किलो के, 24 48 मान लीजिएगा, ठीक है। 48, इतना भी कम वजन के नहीं होंगे, ठीक है। तो 48 किलो के हैं, तो 48 किलो का कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी की सतह पर है तो उसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाता है? भार कहां?
तो चंद्रमा की सतह पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 6 चौको 24 और 6 8 48, तो 8 किलो वजन का आप हो जाएगा। 8 किलो उसका द्रव्यमान हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर, और वही 48 किलो कहां पर रहेगा द्रव्यमान उसका पृथ्वी की सतह पर, जबकि भार दोनों जगह समान रहेगा। ठीक है, तो भार क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, तो ध्यान रखिएगा। भारहीनता होती है। अब भारहीनता, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसमें किसी प्रकार का भार नहीं लगता है, तो ध्यान रखने का। निर्वात की स्थिति में जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। मतलब मैंने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो गुरुत्वीय बल जब शून्य होता है तो क्या होगा आपका, भारहीनता, भार जीरो। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण यही नहीं लग रहा है तो वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के एक गिलास में जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव होगा। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, यह आपका पानी से भरा हुआ है इतना। ठीक है, ये पानी से जब इतना भरा है तो इसमें मैंने एक बर्फ पहले ही इसमें डुबो दिया। ठीक है, ध्यान रखना, इस बर्फ का जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 भाग तो ऊपर दिखेगा, जबकि 2/3 भाग इसमें पानी के अंदर रहता है। और ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है, पूरी बर्फ है। ठीक है, और बर्फ जब पानी में परिवर्तित होती है, बर्फ जब किस में परिवर्तित होती है, पानी में, तो ध्यान रखना दोस्तों, बर्फ का जो आयतन है, ये जो आयतन है, ये 1/3 आयतन हो जाता है। मतलब इसका 1/3 आयतन स्पेस रहता है, मतलब ये खाली हो जाता है। ठीक है, 1/3 मतलब कहें तो 2/3 आयतन में बदल जाता है। मतलब कितना कम हो गया, 1/3 गायब। ठीक है, तो कितना, बर्फ का आयतन अगर 1 मान लिया जाए तो 2/3 आयतन किसका होगा, उसी बर्फ से बने हुए पानी का। समझ पा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि 1 लीटर पानी है, 1 किलो का बर्फ है, तो उसका पानी कितना, पानी का कितना कम हो जाएगा, 1/3 कम होकर 2/3 रह जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब माना कि ये कहा कि बर्फ के अंदर, पानी के अंदर आपका बर्फ रखी हुई है, अब ये बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो मैंने कहा बर्फ पानी में बदलती है तो कितना भाग बचेगा, 2/3, और 2/3 ऑलरेडी बर्फ पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा, या फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें सेट हो जाएगा। ये जो वाला भाग है या पानी का ये आयतन है, ये आयतन विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा होता है तो उसका डूबा हुआ भाग कितना होता है, 2/3, जबकि बाहर वाला भाग होता है 1/3, और जब बर्फ पिघलता है तो उसका 2/3 ही पानी में परिवर्तित होता है। मतलब उसका आयतन इतना ही रहता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, पानी का आयतन थोड़ा कम होता है, तो बर्फ का आयतन ज्यादा होना, पानी का आयतन कम होना, इस वजह से जब बर्फ पिघलती है तो कम पानी बनता है, और कम पानी बनता है तो कितना कम, 1/3 कम बनता है। तो ये पानी किस में चला जाएगा, आपका ये बर्फ पानी के साथ मिल जाएगा। तो ये आपका बर्फ की जो सतह, ये पानी की जो सतह है, यह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उतना ही रहेगा, सी वाला विकल्प। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, पानी के 4 डिग्री पर शरीर तैरता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब ये कहा जा रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। क्या कहा मैंने, आयतन सबसे क्या होता है, आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का, और इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पर सर्वाधिक। तो शरीर क्या करेगा, तैरेगा। और यदि 100 डिग्री कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पानी में आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो, सॉरी, आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शरीर डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, और घनत्व क्या हो रहा है। एक सीधा सा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहां पर लिखना चाहें तो 4 डिग्री जो होता है आपका, 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सर्वाधिक। ठीक है, जबकि पानी का आयतन न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम होगा, आयतन न्यूनतम और घनत्व सर्वाधिक होता है। तब हम कहेंगे कि अब
तापमान को बढ़ाया जाए तो आयतन क्या होता जाएगा, आयतन तो बढ़ता जाएगा और घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और पानी फैलता जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए। स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान आपका गतिमान से, विश्राम की अवस्था से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों के अध्ययन से। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी, विश्राम की स्थिति से। कहने का मतलब यह है एस्थेटिक ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा नहीं। एस्थेटिक ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित जो ऊर्जा होती है उसे एस्थेटिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कि आप अलार्म घड़ी भरते हैं, आपकी जो घड़ी होती है उसमें अलार्म भरते हैं तो वो एस्थेटिक ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा बताइएगा, लाल, पीला, हरा, नीला, लाल। तो इसका हो जाएगा लाल। बेजानी हप्पी नाला, आपने कोट सुना होगा, बेजानी हप्पी ना ओल्ला। और ये आपका प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म में जब कोई प्रकाश आता है तो यह कितने विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बैंगनी है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक, जबकि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, सबसे कम अपवर्तनांक आपका लाल रंग का। अब लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और जो आपका बैंगनी रंग है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये ध्यान रखना है, क्रम अगर पूछ लिया जाए कि तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बेजानी हप्पी नाला, विबग्योर इसे इंग्लिश में क्या जाता है, क्या कहा जाता है, VBGYO, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, ऑरेंज नारंगी हो गया, येलो हो गया, ये हो गया आपका ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, और अच्छा ये आई हो जाएगा आपका विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रिज्म में 7 रंग बन जाते हैं, इसी को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, जबकि अपवर्तनांक सबसे कम उसी का होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, निकट दृष्टि, निकट की तो दृष्टि है, बाकी का क्या है, दोष है। ऐसे याद रखना है दोस्तों, निकट की दृष्टि, पास का तो हम देख पाते हैं, बाकी का क्या है, दोष है। इसका मतलब दूर की वस्तु को अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब आपको निकट की दृष्टि तो होती है लेकिन दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई देती है, उस दृष्टि दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस को कहा जाता है नतोदर। ध्यान रखना, अब ये अलग शब्दावली है पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश में देख लीजिएगा तुरंत, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे लिखा हुआ है आपको पता भी नहीं चलेगा, पहली शब्दावली देखने को मिल रही है। नहीं तो आपने उत्तल अवतल सुना है, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स सुना है। अब देखना, अवतल एक भी कटा शब्द नहीं है, कॉनकेव तो एक भी कटा शब्द नहीं है, जबकि आप कहेंगे कॉन्वेक्स तो इसमें कटा हुआ शब्द है। ठीक है, और उत्तल इसमें भी कटा हुआ शब्द है, तो उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स और जबकि अवतल को कहा जाता है कॉनकेव। तो कभी आपको इंग्लिश में ना याद रहे, हिंदी मीडियम वालों के साथ ये समस्या रहती है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे कोडिंग कर लीजिएगा, आंसर आप सही कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला विकल्प, नतोदर या अवतल। ठीक है, अवतल बोला जाता है इसे। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो आपको पता होगा, डायऑप्टर में लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ध्यान रखना दोस्तों, रेटिना पर आपका जो होता है आंख का पीछे वाला हिस्सा, उसी पर बनता है आपका क्या, दृष्टिपटल या रेटिना पर आंख का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दान क्या करते हैं हम, कार्निया। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की आंख में कहां बनता है, तो यह आपका रेटिना हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर देखिएगा, इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग और अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा रंग क्या कहां पर बना होता है। देखिएगा, पूरे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है। अगर बात करें, इस टाइप का डायग्राम आप देखिएगा, यहां होता है आपका लाल, ये हरा, ये होता है आपका नीला। ठीक है,
और कोड कैसे है, लाहनी, लाहनी कैसे चलना है, लाहनी ऐसे, ठीक है, लाहनी। तो लाल, हरा, नीला, ये क्या है आपके प्राथमिक रंग, मतलब इसे क्या कहा जा रहा है, लाहनी को प्राथमिक रंग। अब प्राथमिक रंग से जो अन्य रंग बनते हैं आपके, प्राथमिक रंग से जो अन्य रंग बनते हैं उन्हीं को कहा जाता है द्वितीयक रंग। जैसे कि यहां पे हो जाता है आपका पीला, यहां पे हो जाएगा पिकॉक नीला, और यहां पे हो जाएगा आपका मैजेंडा, ठीक है, मैजेंडा हो गया। अब देखना यहां पर सबसे सेंटर में होता है आपका व्हाइट कलर, कौन सा, व्हाइट। और कैसे मिलाना है, अब देखिएगा, अगर व्हाइट कलर आपको बनाना है, पहले अगर मैजेंडा बनाना तो आप क्या बोलेंगे, सर लाल और नीले को अगर मिला देंगे तो आपका मैजेंडा बन जाएगा, लाल और हरे को मिला देंगे तो पीला बन जाएगा, लाल और नीले को मिला देंगे तो नीला है ये आपका, तो लाल नीले को मिलाएंगे तो आपको पिकॉक नीला बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप मैजेंडा के साथ हरा रंग मिलाएंगे, क्या कहा मैंने, यदि मैजेंडा के साथ आप हरा रंग, देखिएगा इस टाइप से मिलाएंगे, ठीक है, मैजेंडा में क्या मिलाया आपने, हरा रंग, तो बन जाएगा आपका क्या, व्हाइट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे हरा प्लस मैजेंडा, तो क्या बन जाएगा आपका, सफेद, ठीक है। फिर इसी प्रकार अगर देखें नीले और पीले को मिलाएंगे, किसको, नीला और पीला रंग मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नीला, ये नीला प्लस आपका पीला, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी सफेद। और इसी प्रकार यदि पिकॉक नीले को लाल के साथ मिलाएंगे, किसको, पिकॉक नीला, पिकॉक नीला प्लस लाल, तो यह बन जाएगा आपका ये भी सफेद, ठीक है। तो देखना दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा यदि पिकॉक नीले के साथ लाल रंग मिलाई जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, सफेद। यदि हरे रंग के साथ मैजेंडा मिलाई जाए तो सफेद, नीला के साथ पीला मिलाई जाए सफेद, और यदि लाल और नीले को मिलाई जाए, मतलब प्राथमिक रंग को आपस में मिलाया जा रहा है, तो लाल के साथ हरा मिलाया तो पीला, तो लाल हरा फिर हो जाएगा पीला, और फिर होगा लाल नीला फिर हो जाएगा मैजेंडा, और लाल के हरा के साथ नीला मिलाएंगे तो पिकॉक नीला। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। और पूछा क्या जा रहा है, प्राथमिक रंग नहीं है, लाहनी ये आपका प्राथमिक रंग है, तो लाहनी मतलब आपका लाल भी प्राथमिक रंग है, नीला भी प्राथमिक रंग है, पीला भी प्राथमिक रंग है, काला कोई कलर ही नहीं होता है, ये सभी रंगों का मिक्सचर होता है, उसे काला रंग कहते हैं। सभी को मिला दीजिए आप, काला रंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काला। और आपसे कोई द्वितीय रंग पूछे तो मैजेंडा, पिकॉक नीला और पीला, लाहनी को हटा दीजिएगा और सफेद भी रख दीजिएगा, ये होता है आपके द्वितीय कलर, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, 3 रंग मूल रंग होते हैं, अभी चर्चा की है, लाहनी, तो लाहनी कहां मिल रहा है आपको, ये लाहनी, तो विकल्प नंबर बी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब संवहन के द्वारा ध्यान रखना, गैसों में और द्रव में संवहन तरंग के रूप में धारा का प्रवाह होता है, तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण भी किस में होगा, द्रव में या फिर आपका गैस में। तो द्रव और गैस लिखा आपका विकल्प नंबर सी में, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। जबकि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। निर्वात में अगर बात करें तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जबकि द्रव और गैस में, मुख्यतः तो द्रव में, लेकिन गैस में भी आपका संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सी, गैस और द्रव। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप समान रहते हैं। अब कितने डिग्री पर आपका फ़ारेनहाइट दोनों ताप का पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा -40 डिग्री पर दोनों ताप बराबर होते हैं। इसका एक फॉर्मूला है अच्छा सा, ठीक है, वो फॉर्मूला आपके सामने पेश करूंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का ये फॉर्मूला है और उससे हम कैसे ये निकाल सकते हैं -40 डिग्री कि आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में इसका तापक्रम बराबर होता है। देखिएगा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जरूर याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखना C-0/100, ठीक है, C-0, ये C क्या आपका सेंटीग्रेड, C-0 फिर K माइनस आपका हो जाता है K-273 अपॉन आपका 100, ठीक है, K-273, K क्या हो जाएगा केल्विन। उसके बाद हो जाएगा फ़ारेनहाइट, तो F-32 अपॉन क्या हो जाएगा, F-32 अपॉन हो जाएगा 180, ठीक है। जबकि एक और इसका आगे होता है आपका जिसे बोला जाता है R-0/80,
ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको रेडियन बोला जाता है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। पूछा क्या है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट, इसका मतलब इन दोनों की बात हो रही है, ये वाला और आपका यह वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको नहीं पता माना कि तो आप सबको चेक करेंगे, तो सबको चेक करेंगे टाइम टेकिंग तो होगा। अगर आपका पहले ही तुक्के में अगर सही होगा, लेकिन आप ध्यान रखना ये -40 डिग्री इसका आंसर होता है। अगर आप सी की जगह क्या रखेंगे, मैंने कहा कि जो फ़ारेनहाइट है एफ का, या तो आप एफ का मान क्या रखें, -40 डिग्री रखिए, एफ का मान क्या रखेंगे, या तो -40 डिग्री रखिए या सी का मान रखिए आप -40 डिग्री, और सी का मान -40 रखेंगे तो एफ का मान -40 आ जाएगा, और एफ का मान -40 रखेंगे तो सी का मान क्या जाएगा आपका -40, और दोनों फॉर्मूले को आपस में बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप -40 डिग्री आंसर निकाल कर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आंसर आपका सी, तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों, तो गर्म मौसम में अगर पंखा चलाएंगे तो आपका ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होगा, इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। और यही कारण है कि गर्मी के मौसम में चाहे कूलर चलाइए या फिर आप मटके में पानी रखिए, तो यह सभी क्या हो जाएगा, ऊष्मा को वाष्पीकृत करेगा और अपने बाहरी वातावरण के अनुकूल यह दूसरे तापमान में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो ध्यान रखना, अगर आप ध्वनि की बात करें तो ध्वनि आपको ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में और गैस माध्यम में सुनाई देती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबका आप शून्य में भी संचरण करते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो ध्वनि होती है आपका, यह शून्य में संचरण मतलब निर्वात, शून्य का मतलब क्या है, निर्वात में। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आप एक दूसरे व्यक्ति को अगर कुछ कहेंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और इसकी सबसे ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल होती है ठोस वस्तु में, ठीक है। आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ठोस वस्तु में सबसे ज्यादा चाल, उससे कम द्रव में, सबसे कम आपका गैस में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगलन होता है, अब प्रगमन, यही क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो ठोस में सबसे ज्यादा इसकी गति होती है, निर्वात में तो 0 होता है। अगला प्रश्न, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, हवा में प्रदूषण होगा कि आंख में रोग होगा, ओजोन लेयर में बाधा होगी कि क्या होगा, तो पराध्वनिक जेट, इसे आपका इसको बूम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बूम, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होगी। डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि का मापन, वायु में कण का, पेशाब में शक्कर का, या फिर खून में हीमोग्लोबिन का, तो डेसिबल में हो जाएगा आपका आंसर विकल्प नंबर सी, वातावरण में ध्वनि की चाल को मापा जाता है डेसिबल में, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो चांदी है, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है इसमें। अगला होगा क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन भरी जाती है, नियोन भरी जाती है, तो अब इसमें कई सारे विकल्प देखिएगा, आर्गन के साथ सोडियम नहीं, नियोन के साथ सोडियम, आर्गन के साथ मरकरी, तो आंसर हो जाएगा आपका आर्गन के साथ मरकरी भरी जाती है आपका ट्यूबलाइट के अंतर्गत, ठीक है। और इमिट होती है आपका, जो मरकरी होता है वो इमिट होगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होगा। कथन देखिएगा इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की मांग किलोवाट हावर्स में करती हैं, कारण क्या है, भारत में विद्युत प्रणाली 6 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। कथन बताइएगा, कथन और कारण देखिएगा, ये आपका कथन है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां जो है विद्युत की खपत किसमें मापती है, आपका किलोवाट घंटे में, ठीक है। कारण क्या है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं क्या, लेकिन ये एक दूसरे का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कथन तो सी वाला कथन, आप कथन सही कहेंगे तो वो सही है, लेकिन कारण क्या है आपका 60 हर्ट्ज नहीं, यहाँ पे कितना हर्ट्ज होता है आपका 220 हर्ट्ज, ठीक है। तो 220 हर्ट्ज आवृत्ति भारत में विद्युत वितरण की प्रणाली काम करती है, विद्युत की प्रणाली आपका जो कितनी आवृत्ति में, 220 हर्ट्ज में, ठीक है। तो आंसर आपका दूसरा कोड क्या हो जाता है, कारण गलत हो जाता है, कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प। तड़ित या बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में होगी आपकी विद्युत ऊर्जा के कारण तड़ित या बिजली चमकने से वृक्ष या इसमें आग लग जाती है, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल या नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोप्लास्ट, सौर सेल के माध्यम से क्या होती है, विद्युत में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ईंधन नहीं है, तो कौन सी ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम क्या है, ईंधन नहीं है आपका।
अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा आपका। तो न्यूक्लियर बम बनाने में विकल्प नंबर बी। और ध्यान रखना दोस्तों, न्यूक्लियर मतलब ये क्या? नाभिकीय बम। ठीक है, नाभिकीय बम एक होता है आपका परमाणु बम भी इसे कहा जाता है, एक होता है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, जबकि आपका न्यूक्लियर वेपन जो होता है, ये न्यूक्लियर वेपन या फिर आपका है आपका परमाणु एटम बम, ये सब किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इसमें कौन कौन से संयंत्र किस किस में काम करते हैं? तो परमाणु बम तो आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर बम ये हो जाएगा आपका किसमें? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि अब महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। नरोरा कहां पर है? नरोरा यूपी में आ जाएगा। केगा कहां पर है? केगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम कहां जाएगा? आपका तमिलनाडु में जाएगा। और कुडनकुलम के बाद आपने एक और देखा होगा, काकरापारा। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में काकरापारा आपका कहां पर है। ठीक है, और राजस्थान में कौन सा हो जाएगा आपका? रावतभाटा। तो ये भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है और तारापुर सबसे पहले स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? यह 2010 का प्रश्न है, इसमें आर के सिन्हा इसका आंसर होगा। लेकिन अभी पूछा जाए, पुनीत गोयल थे, अब इनके स्थान पर किनको बना दिया गया? शशि सिन्हा को। अब वर्तमान में बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है आपका? बार्क, BARC। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1957 इसकी स्थापना होती है, 1956 में स्थापना होती है और फिर 1967 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? बार्क कर दिया जाता है। इसके पहले इसका नाम क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी, AEET होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, AEET शॉर्ट होता है, ये प्रारंभिक नाम होता है। और अब क्या हो जाता है इसका नाम? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय आप कहां देखेंगे? ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे आपका कहां हो जाएगा? केरल। ठीक है, तो वहां पर इसका मुख्यालय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुनीत गोयल के पश्चात अब निदेशक किसको बना दिया गया है? शशि सिन्हा को। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 1998 में पोखरण में भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण किस राज्य में है? अब पोखरण पूछा जा रहा है आपको। पोखरण परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? अब परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक चीज और बता देते हैं कि जो आपका नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इन्हीं दोनों को पॉजिट्रॉन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन में क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि कक्षा में घूमने का काम करते हैं ये कौन? आपके न्यूट्रॉन कक्षा में घूमते हैं। तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, इसीलिए परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव आयन आवेश और न्यूट्रॉन में नेगेटिव आवेश। जबकि ये तीनों किसके हिस्से होते हैं? आपके परमाणु के हिस्से, अणु के हिस्से होते हैं, जबकि फोटोन इससे बाहर होता है। ठीक है, फोटोन के रूप में तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में जल अपघटन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पास्तुरीकरण नहीं, ये पाश्चुरीकरण है। पाश्चुरीकरण का संबंध किससे है? तो दुग्ध में किण्वन से इसका संबंध है। दूध को पहले गर्म करिए रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद उसको ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद फिर से गर्म करिए। तो ये प्रक्रिया जो होती है दूध में किण्वन के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। ठीक है, दूध से दही बना रहे हैं हम, तो उस स्थिति में आपका पाश्चुरीकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो दूध में किण्वन के लिए। इसमें दूध के निर्जलीकरण आंसर बताया जा रहा है, थोड़ा चेक करिएगा इसका आंसर। लास्ट प्रश्न आपका, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अब द्रव में क्या मिला दिया आपने? अशुद्धि मिला दी है। जैसे कि आप नॉर्मल सोचेगा, आप द्रव को उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी को आप बॉईल कर रहे हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर द्रव को उबलने लग गया। ठीक है, अब उसमें यदि आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, अशुद्धि मिला दी। नमक डालना मतलब अशुद्धि डालना। अब ध्यान रखिएगा, अब दूध, अब आपका जो होगा वो पानी लेट उबलेगा या फिर और जल्दी उबल जाएगा। तो आप देखेंगे उसका जो क्वथनांक होगा और अधिक तापमान हमें देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है अशुद्धि मिलाने के कारण। तो यदि द्रव में अशुद्धि मिलाई दी जाती, जैसे हमने आलू डाल दिए,
पानी में आलू डाल दिया तो वो क्या होगा, अब लेट उबलेगा, लेट उबलेगा मतलब आलू को पकाने में थोड़ा समय लगेगा, तो अतिरिक्त आपको तापमान देना पड़ेगा, तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो फिजिक्स वाला पोर्शन था आपका साइंस का, तो इसी पहले पार्ट में हमने साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन को विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगला भाग जो लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए वो होगा आपका साइंस का केमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को इस क्रम में हम पूरा करेंगे। पहले फिजिक्स को कंप्लीट किया है, कल वाले वीडियो में हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।